मूवी के शुरू में हमें 3000 पहले का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हमें मिस्र मुल्क दिखाया जाता है, जिसका राजा फिरौन था। वो एक लड़की को पसंद करता है। वो लड़की उसके बजाय उसके प्रीस्ट यानी उसके पादरी को पसंद करती थी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। अब ये प्रीस्ट लड़की को मिलने आता है जिसे वो पसंद करता था। ये दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर फिरौन आ जाता है। वो इन लोगों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो इनकी तरफ बढ़ता है इनको मारने के लिए, लेकिन ये दोनों मिलकर फिरौन को मार देते हैं। वो लड़की प्रीस्ट से कहती है कि इससे पहले कि वो लोग आ जाएं, तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं खुद को मार लूंगी। तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो ना, तो तुम मुझे वापस जिंदा कर लेना। इसके बाद वो लड़की खुद को मार लेती है। उसको फिरौन के लोग वहाँ से ले जाते हैं और फिर प्रीस्ट के लोग उस लड़की की बॉडी को चुरा लेते हैं और वो उस पर जादू करने लगते हैं उसे जिंदा करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर फिरौन के लोग दोबारा आ जाते हैं, जो कि उस प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसको बहुत बुरी सजा देंगे कि दोबारा कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। वो लोग उसे पकड़कर जिंदा मम्मी बना देते हैं। फिर वो लोग उस पर पट्टियां बांध देते हैं और मांस खाने वाले कीड़ों को छोड़ देते हैं, जो कि कुछ ही टाइम में उसकी पूरी की पूरी बॉडी को खा जाते हैं। फिर उस ताबूत को खास चाबी से बंद कर दिया जाता है। अगर कोई भी उसके ताबूत को खोलेगा तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। फिर उसके ताबूत को बहुत ही बड़े स्टैचू के नीचे दफन कर दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा गहराई में, जिसे कोई भी खोद नहीं सकता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और कई साल बीत गए। पूरा शहर नीचे होता जा रहा था, यानी मिट्टी के नीचे आता जा रहा था। और वो स्टैचू भी जो कभी बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ करता था और अब वो काफी नीचे आ गया था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसके लिए कई लोग लड़ते थे और कई जंगें होती थी कि इस जमीन को जीत लिया जाए, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि इसके नीचे प्रीस्ट की बॉडी या उसकी मम्मी है। लेकिन उसकी पावर आज भी मौजूद थी, जो जमीन के नीचे कई सालों से जमा हो रही थी। ये एक शैतानी ताकत थी। उस जगह एक सोल्जर भागते भागते आता है और बहुत सारे लोग उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो सोल्जर चलते चलते उस स्टैचू के नीचे आ जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर वो मम्मी थी। जो लोग उसके पीछे थे वो डर कर भागने लगते हैं और उनके जाते ही जमीन के नीचे कुछ होने लगता है। उसकी मिट्टी ऊपर आने लगती है। उस सोल्जर का नाम रिक होता है। वो भी ये देखकर घबरा जाता है। तभी उस मिट्टी से एक शक्ल बनने लगती है और वो परेशान होकर यहाँ से चला जाता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो इजिप्टोलॉजिस्ट थी, जो इजिप्ट पर रिसर्च कर रही थी और उनकी जुबान भी सीख रही थी और अब काफी हद तक उसे चीजें समझ आने लगती हैं। उसका नाम एवलिन था। एक दिन उसका भाई उसके पास आता है, उसे कोई चीज देता है और बताता है कि ये मुझे खुदाई करते हुए मिली, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को ऐसी चीजें देखने का बहुत शौक था। एवलिन उसे थोड़ा बहुत चेक करने लगती है और वो खुल जाता है। दरअसल ये उसी ताबूत की चाबी थी जिसमें मम्मी था। चाबी के अंदर एक मैप भी होता है जो उसी जगह का था। एवलिन ये देखकर बहुत एक्साइटेड होती है और अपने बॉस के पास जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो उनको वो मैप दिखाती है और कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। उसका बॉस कहता है कि नहीं, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं। एक बार जो वहाँ पर जाता है वो लौट कर नहीं आता। एवलिन उनको कहती है कि प्लीज मुझे वहाँ पर जाना है। फिर एवलिन का भाई आ जाता है। फिर एवलिन उसे कहती है कि मुझे सच बताओ, तुम ये चाबी कहाँ से लेकर आए हो। तो वो उसे बताता है कि मैंने इसे किसी आदमी से चुराया है। वो एक फ्रेंच सोल्जर था और अब वो जेल में है। वो दोनों जेल में उस आदमी से मिलने आते हैं, यानी रिक से। वो रिक से उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन रिक कहता है कि एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा कि आज मुझे फांसी होने वाली है। अगर तुम मुझे फांसी से बचा लो तो मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा। जो आदमी उसे फांसी देने वाला था, एवलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो पैसे हमें खजाना ढूंढकर ही मिलेंगे। वो लोग शिप में होते हैं तो वो देखते हैं कि बाकी लोग भी उसी खजाने की तलाश में वहां जा रहे हैं। एवलिन रिक से कहती है कि उस जगह एक बुक भी दफन है, उसके अंदर काफी मैजिक लिखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एवलिन उनको स्टैचू दिखाती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है
अब वो सब मिलकर जमीन के अंदर जाते हैं, उस जगह पर जहाँ पर उस स्टैचू का आधा हिस्सा था। उस जगह पर काफी अंधेरा था। एवलिन वहाँ पर एक शीशा ऊपर करती है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही हर तरफ रोशनी हो जाती है। उनके अलावा वो आदमी भी उनके साथ होता है जो रिक को फांसी देने वाला था। वो आदमी एक जगह देखता है बहुत ही कीमती पत्थर है। जब वो पत्थर को हाथ लगाता है तो वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक कीड़ा निकल कर आता है जो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसे बहुत पेन होती है और वो दीवार के अंदर अपना सर मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो लोग रात के वक्त आग के पास बैठ जाते हैं। तभी एक और ग्रुप को देखते हैं जो वहाँ खजाने की तलाश में आए थे। वो लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि जो भी खजाना मिलेगा उसको हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग और कोई नहीं बल्कि फ्राउन के गार्ड्स थे जो कि उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस ग्रुप का एक लीडर होता है। वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, और मैं नहीं चाहता कि उस प्रीस्ट की सोल को कोई आजाद करे और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन वो दोनों ग्रुप उसकी एक नहीं सुनते और अगले दिन फिर से खजाने की तलाश करने लगते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है। देखने से तो लग रहा था कि उसमें कोई सोना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस बॉक्स के बाहर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि अगर किसी ने भी इस मरे हुए इंसान को जिंदा किया तो वो इस पर कर्ज बन जाएगा जो उन पर ही पड़ेगा, कि जो कोई भी इस बॉक्स को ओपन करेगा तो उस प्रीस्ट की सोल उसे मार देगी और फिर उसका खून चूसकर इस दुनिया में आ जाएगा कब्जा करने के लिए। लेकिन वो सब कहते हैं कि ये बात फजूल है, ऐसा नहीं होता। उसी के साथ वो लोग बॉक्स को खोल देते हैं। उसके अंदर एक बुक होती है। ये वही बुक थी जो प्रीस्ट उस लड़की को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। इस पर एक ऐसी जगह बनी थी जो एवलिन के पास चाबी थी, वो इसमें लगा सकती है। वो बैठे होते हैं कि ऊपर से एक ताबूत आकर नीचे गिरता है। वो ताबूत को देखते हैं तो उसमें भी सेम निशान होता है जिसमें चाबी लगा सकते हैं। वो इस ताबूत को खोलते हैं, उसमें से काफी धुआं निकलता है और साथ ही उस प्रीस्ट की गली सड़ी काली सी डेड बॉडी भी निकलती है। एवलिन कहती है कि मैंने आज तक ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी। जब रात को सारे सो रहे होते हैं तो एवलिन वो बुक लेकर आती है। वो कहती है कि ये वो बुक नहीं जो मुझे चाहिए। हो सकता है ये बुक ब्लैक मैजिक की हो और उसमें कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं जो कि मरे हुए होते हैं वो वापस आ जाएं। जैसे ही वो बोलती है उस मम्मी में जान आ जाती है और कई तरह के कीड़े उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे लड़ते हुए एवलिन सबसे अलग हो जाती है। वो मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसने वार्निंग के बावजूद उस बॉक्स को खोला। मम्मी उसकी आंखें निकालकर खुद में लगा लेती है और अब वो बढ़ती है एवलिन की तरफ। रिक उस पर गोलियां चलाता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उनका सामना फ्राउन के सिपाहियों से होता है। वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, तुमने ही इस मम्मी को खोला है, अभी इसको भुगतो क्योंकि ये सबको मार देने वाली है। रिक एवलिन से कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एवलिन कहती है कि हमने ही इस मम्मी को जिंदा किया है और हम ही इसे मारेंगे। पूरे शहर के हालात बदलना शुरू हो गए हैं। आसमान से आग बरसने लगती है, हर चीज तबाह होने लगती है। मम्मी उसी आदमी के पास जाती है जिसकी उसने आंखें ली थी। वो उसका सारा मांस ले लेती है और उसका खून चूस लेती है। ये सारे मिलकर उस जगह जाते हैं जहाँ मम्मी होती है और रिक उस पर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर मम्मी डर जाती है। इतनी अजीब बात थी ना ये, इन लोगों को भी समझ नहीं आता आखिर ये हुआ क्या। रिक उन लोगों के पास जाता है जो फ्राउन के सिपाही होते हैं। रिक उनसे पूछता है कि वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। वो उसको बताते हैं कि बिल्लियाँ भी हमारे साथ इस जगह की हिफाजत करती हैं। वो मम्मी समझती होंगी कि बिल्लियाँ उस पर हमला कर देंगी, इसलिए वो उनसे डरता है। लेकिन एक बार जब वो पावरफुल हो गया तो वो बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि अब उनको मम्मी मारकर ही चैन लेगा। जिन लोगों ने वो बॉक्स खोला था और उन चारों में से एक को तो वो पहले ही मार चुका था। एवलिन सिपाहियों को बताती है कि जब मम्मी ने मुझे पहली बार देखा तो मुझे अनसुनामोन के नाम से बुलाया। जिस लड़की को फ्राउन पसंद करता था उसका भी उसके साथ रिलेशन था। तो सिपाही उससे कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने जिंदा होने के बाद सबसे पहले यही काम करना था। जिस लड़की को पसंद करता था उसे दोबारा जिंदा करना था और इसके लिए वो तुम्हारी कुर्बानी देगा, इसलिए वो तुम्हें इस नाम से पुकार रहा था। लेकिन तुमसे पहले वो उन 3 लोगों को मारेगा। एक आदमी वहाँ से भाग जाता है
और उसी के पास वो मैजिक बुक होती है जो मम्मी को चाहिए थे उस लड़की को जिंदा करने के लिए, जिसे वो पसंद करता है। रिक अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन रिक देखता है कि वो पहले ही वहाँ मौजूद है। मम्मी उस आदमी को मारकर उससे किताब हासिल कर चुकी है। फिर वो मम्मी सीधा उस दूसरे आदमी के पास जाता है और वो उसे भी मार देता है। अब उस मम्मी की बॉडी और शक्ल पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। अब वो किसी भी एंगल से मम्मी नहीं था लग रहा। वो एवलिन के कमरे में रेत बनकर जाता है। वो उसके पास बैठ जाता है और उसे सोच ही रहा था उठाने का कि रिक दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। रिक के हाथ में एक बिल्ली होती है। वो जानता था कि उसे बिल्लियों से डर लगता है। रिक एवलिन को बचा लेता है। रिक एवलिन से कहता है कि जिस तरह इस बुक से इसको इस दुनिया में वापस लेकर आए हैं, इसी तरह की दूसरी बुक होगी जिससे इसको इस दुनिया से वापस भेजा जा सकता है। लेकिन वो बुक कहाँ पर मिलेगी? एवलिन इस दौरान काफी रिसर्च करती है। जैसे वो बुक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे थी, इसी तरह दूसरी बुक भी किसी दूसरे स्टैचू के नीचे दबी हुई थी जो उस जगह की दूसरी तरफ था। जैसे ही वो लोग उस जगह जाने लगते हैं कि देखते हैं कि सब लोग उस प्रीस्ट के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो वापस आ चुका है। अब उसका इनकार किया तो वो मार डालेगा। वो प्रीस्ट एवलिन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरा हाथ थाम लो, सब ठीक हो जाएगा। एवलिन को ऐसा ही करना पड़ता है। वो उसका हाथ थाम लेती है। उसने झूठ कहा होता है। वो एवलिन को अपने साथ ले जाता है और हुक्म देता है कि बाकी लोगों को मार दिया जाए। रिक और उसके साथी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें इस स्टैचू को ढूंढना होगा कि हम वो बुक ढूंढकर उसको वापस भेज सकें। लेकिन वो प्रीस्ट उनको रोकने के लिए कुछ मम्मीज को जिंदा करता है और उनके पीछे लगा देता है ताकि उसे बुक ढूंढने से रोके। लेकिन रिक जैसे भी करके उसको ढूंढ लेता है। फाइनली उनको बुक मिल जाती है और हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट उस लड़की को दुनिया में ला चुका है जिसे वो पसंद करता था। उसने उसकी बॉडी में जान भी डाल दी थी और साथ ही वो एवलिन की कुर्बानी देने लगता है। वो एवलिन की सोल उसकी बॉडी में डालना चाहता था। उससे पहले कि वो कुछ करता, एवलिन का भाई वहाँ पर आ जाता है उस गोल्ड बुक के साथ। उस गोल्ड बुक में जो चाबी लगनी थी वो भी प्रीस्ट ने उससे ले ली थी। मम्मी की औलाद में आने लगती है। एवलिन अपने भाई को कहती है कि इस बुक पर लिखे हुए स्पेलिंग को पढ़ो जिससे हम इनको हरा सकते हैं। रिक उन सब लोगों से लड़ता है और एवलिन को आजाद करवा देता है। फिर वो लड़की की मम्मी आती है जिसे वो प्रीस्ट पसंद करता था। वो एवलिन पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ मम्मीज की आर्मी रिक के पीछे पड़ी होती है, लेकिन एवलिन का भाई स्पेलिंग पढ़ने से नहीं रुकता। फिर वो आर्मी रुककर उसकी बात मानने लगती है। एवलिन का भाई उनको ऑर्डर देता है कि उस लड़की की मम्मी को मार दो। वो आर्मी ऐसा ही करने लगती है। उस प्रीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एवलिन के भाई के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन रिक आकर उस पर अटैक कर देता है और इसी दौरान एवलिन का भाई उससे चाबी ले लेता है और वो चाबी और बुक लेकर अपनी बहन के पास ले जाता है। वो दोनों बुक ओपन कर देते हैं। प्रीस्ट रिक को मारता है, लेकिन एवलिन उस बुक में से स्पेलिंग पढ़ने लगती है और कुछ एनिमल्स बुक में से निकल कर आते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। वो प्रीस्ट की बॉडी में से गुजर कर जाते हैं जो उसकी सारी ताकत अपने साथ ले जाते हैं और अब वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका था और रिक उसे तलवार से मार देता है। प्रीस्ट के मरते ही सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और वो बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि जिन ऊंटों पर वो जा रहे थे उन पे बहुत सा सोना होता है। वो लोग अपने साथ बहुत सा खजाना भी ले आए थे। फिर वो सिपाही उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।